चलो, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट की टर्मिनोलॉजी। ये है BCK। एक सिंगल टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि मेरे को BCR स्टार्ट करना है। आज एक तो बच्चों को जाना पड़ा था, तो ऐसी बात है कि कल से स्टार्ट कर देंगे BCA। तो अभी मैं टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो इंडिपेंडेंट है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसी इच्छा, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको कभी भी कर लोगे तो हो जाएगा। ये रिदम वाला नहीं है, कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा जैसी इच्छा होती है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो आज थोड़ा सा तुम लोग को मार्केट के बारे में भी बताएंगे, ठीक है? हैं? क्या बोल रहे हो? क्यों, कल क्या है? प्रैक्टिस होगी इसके बाद। कौन सी जो रोज होती है भाई? साढ़े 3 से पहले कोई घर नहीं जाएगा। पहले अभी जो बताया। चलो सुनो, एजेंट मतलब कोई भी ब्रोकरेज फर्म, ठीक है, जिसके थ्रू आप शेयर्स वगैरह परचेज करते हो। ये याद रखना, ये पर्टिकुलर एरिया की टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें ज्यादातर टर्म कौन से होंगे? स्टॉक मार्केट में जो यूज होता है, फाइनेंस में जो यूज होते हैं, और कमोडिटी मार्केट भी शेयर मार्केट जैसा ही है, ठीक है ना। एट नो पॉइंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन द एजेंट विल ओन द शेयर्स। बच्चों, अगर किसी को भी शेयर्स वेयर्स खरीदने होते हैं, समझ रहे, तो बहुत सारे बैंक्स जो है वो ब्रोकर का काम करते हैं। नेशनल लेवल पे 2 संस्थाएं हैं, NSDA और CDSL, जो ऑनलाइन पूरे शेयर्स का काम करते हैं। कंपनीज बहुत सारी हैं लिस्टेड, जिनके शेयर्स आप खरीद सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत सारे, है ना। तो मेनली लेकिन NSE है और BSE है, जो नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंजेस है ना। NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? ठीक है। तो इन स्टॉक एक्सचेंजेस से आप जुड़ते हो किसके थ्रू? ब्रोकर्स के थ्रू। ये सारे ब्रोकर्स किसी ना किसी इससे जुड़े हुए हैं, और इनका सिस्टम कनेक्टेड है किससे? NSE BSE से, मतलब ये दोनों का। इनको कहते हैं डिपॉजिटरीज। तो जो एजेंट है वो इनके एजेंट है। एक आम इंसान इन एजेंट्स के पास क्या करता है? डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लेता है। हाँ, ये जो ऐप है, ये ऐप नहीं, एक्चुअली कंपनीज है जिन लोगों ने अपनी ऐप बना रखी है। तो कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि एंजल वन, 5 पैसा, जीरोधा। जीरोधा का ही है काइट, है ना। SBI का भी है, एक्सिस का भी है, कोटक का भी है, ICICI का भी है। तो सारे बैंक्स का जो है ये पोर्टल बना हुआ है। ये सारे लोग क्या काम करते हैं? एजेंट है। क्लियर है? स्टॉक मार्केट के एजेंट। तो आप पूरा रजिस्ट्रेशन करके और ऐप के थ्रू क्या करते हो? लिंक कर लेते हो अपने आप को, समझ में आ रहा है? और इस ऐप से फिर आप बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करते हो, फिर इसमें पैसे डालते हो, और फिर आप उसमें से कोई भी शेयर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। कमोडिटी भी परचेज कर सकते हैं, मतलब आप गोल्ड परचेज करना चाहते हो तो आप गोल्ड परचेज कर सकते हो। आ रहा है समझ में क्या? ठीक है ना। और फिर परचेज और सेल भी कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई चीज बढ़ने वाली है, आप खरीद लो, बेच दो। आपको लगता है कोई चीज गिरने वाली है, बेच दो पहले।
फिर बाद में खरीद लो एक ही दिन में। समझ में आ रहा है? इस तरीके से फायदा होता है। चलो, amortize. To amortize is to charge a regular portion of an expenditure over a fixed period of time. मतलब अच्छा, तो एजेंट समझ गया, एजेंट के शेयर्स वगैरह खरीदवा देंगे आपको। amortize, कोई भी जो इंटेंजिबल एसेट होता है ना, उस पे जो डेप्रिसिएशन होता है, मतलब आप समझ लो कि इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन, मैं कोई भी बड़ा खर्चा करूंगा तो उसको कुछ सालों में क्या करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसको मैं क्या कहता हूं, अमोर्टाइज। समझ रहे? जैसे कि कोई चीज 1 लाख रुपए की है और 10 साल चलने वाली है, तो उसका मतलब मैं हर साल कितना अमोर्टाइज कर दूंगा, 10,000। तो ये इट इज एज गुड एज व्हाट, डिप्रिसिएशन। क्या है, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या है? ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। एन एन्युटी यूज पेमेंट अकर एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। सब चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए सुनते जाना ध्यान से। LIC पॉलिसी वगैरह जानते हो? एक होती है जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेकिन एक होती है बेटा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है कि वो बोलते हैं कि भैया आप कुछ पर्टिकुलर पैसे लगाओ और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। तो वो क्या है, हर साल मुझे एक अमाउंट देना है, तो हर साल जो अमाउंट देना है दैट इज एन्युटी। अरे सुन, और उसका जो लमसम अमाउंट मुझे मिलेगा उसको बोलेंगे हम एन्युटी ड्यू। इस तरीके से। क्लियर है क्या? ठीक है। जो SIP बोल रहे हो तुम एक्चुअली में, समझ रहे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो, तो वो भी एन्युटी टाइप हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है क्या? ठीक है। एन्युटी मतलब सीरीज ऑफ पेमेंट एट इक्वल अमाउंट। तो एन्युटी और एन्युटी ड्यू क्या है? कुछ नहीं, एन्युटी ड्यू जो है वो मतलब कि वो जो लमसम वो जो नेट अमाउंट आपको मिलेगा इन द एंड ऑफ पीरियड। और एन्युटी क्या है? हर साल जो पैसा देना है वो एन्युटी है। हर साल जो पैसा देना है वो क्या है, एन्युटी। और जो एंड में मिलेगा पूरा एक साथ वो क्या होगा, ठीक है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इज एन इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है। एप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, अपन बोलते हैं एप्रिशिएट हो गई। 5 लाख की चीज 7 लाख की हो गई, अपन क्या बोलेंगे, एप्रिशिएट हो गई। आर्बिट्राज, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। जैसे जबलपुर का एक मार्केट है और मान लो कि कटनी में एक मार्केट है। आ रहा है समझ में? कहाँ कहाँ है, जबलपुर में है और कटनी में। मान लो ये मिल्टन की बोतल मिलती है, जबलपुर में भी मिलती है और कटनी में भी मिल रही है। आ रहा है समझ? ठीक है। और काफी फ्री फ्लो है, सारा परचेज सेल बहुत प्रॉपर चल रहा है। और यहाँ इसकी प्राइस है 100 रुपए और वहां इसकी प्राइस है 104 रुपए। नहीं आ रहा समझ? तो आप क्या करोगे, यहाँ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे और वहां, इससे आपको क्या फायदा होगा, 4 रुपए का प्रॉफिट हर हर बोतल पे। इसको कहते हैं आर्बिट्राज। स्टॉक मार्केट में आप जब किसी ऐप के थ्रू या उस तरीके से जुड़ते हो, तो आप एट ए टाइम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, आप दोनों मार्केट से जुड़े होते हो। तो अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक में कम चल रहा है रेट, एक में ज्यादा चल रहा है, तो जहां कम चल रहा है वहां खरीद लो, जहां ज्यादा चल रहा है वहां बेच। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो डिफरेंस आपको मिल जाता है। क्या ये क्लियर, समझ आ रही है कि बात? हाँ, ठीक है। तो आर्बिट्रेज इज साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटी, मतलब सेम।
समझ में आ रहा है, लेकिन टू डिफरेंट मार्केट्स में, टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस वेरिएशन इन टू डिफरेंट मार्केट्स। समझ गए हो क्या? है ना? फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गोल्ड इन वन नेशन एंड साइमल्टेनियसली सेल ऑफ गोल्ड इन अनदर नेशन। ठीक है, इंडिया में सस्ता मिल रहा था, इंडिया में खरीदा, बाहर में बेच दिया। दिस इज आर्बिट्राज। एट ए टाइम खरीदना है, मतलब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हो आप, तो बिजनेस नहीं कर रहे हो प्रॉपर, आ रहा है समझ? बस आपको डिफरेंस देखा प्राइस का, आपने एट ए टाइम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंटर कर दिया, क्लियर? तो आपने आर्बिट्राज से प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर है? एसेट तो जानते ही हो, क्लियर है? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है इसमें, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, है ना? आपने कोई एसेट खरीद लिया है, आपने कोई खर्चा किया है जिससे कि आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, दैट इज एन एसेट। टैंजिबल भी हो सकता है, इंटैंजिबल भी हो सकता है, इसकी एक लाइफ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, वो कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट हो सकता है। तो एसेट के अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है करंट एसेट। करंट एसेट जानते हो, जो जनरली एक साल के अंदर अंदर यूज हो सकते हैं। सर जो मतलब कैश में कैश, जल्दी कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर। कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल सही, ठीक है ना? कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, ये सब, ठीक है। और फिर क्या है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जानते हो, जिसपे ये डेप्रिसिएशन सर चैप्टर पढ़ रहे हो मतलब पूरा, लॉन्ग टर्म चलते हैं। लॉन्ग टर्म चलता है। लॉन्ग टर्म जनरली अपन एक साल से ऊपर। इंटेंजिबल, गुडविल। जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जैसे गुडविल हो गई, या पेटेंट राइट हो गए, कॉपी राइट हो गए, कोई लाइसेंस हो गया, आ रहा है सुन में? सर ये सब ट्रेडमार्क। क्या होंगे? ट्रेडमार्क हो गया, है ना? ठीक है, पूछ रहे हो क्या कुछ? नो सर। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, आस्क और ऑफर। द लोएस्ट प्राइस एट विच ओनर इज विलिंग टू सेल इज सिक्योरिटी। ये शेयर्स में यूज होता है, ठीक है? अब मैं इसको कैसे बताऊं आपको, एक सेकंड। सर मीटिंग आपने आप बहुत बाहर कर रही है, अच्छा समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो। देखो गाइस, ये सारे, ये अभी एक्चुअल में मार्केट खुला हुआ है गाइस, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल मार्केट चल रहा है, समझ रहे हैं? तो ये जो प्राइजेस हैं ये देखो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये भी लाइव मार्केट चल रहा है, तो कोई भी शेयर खरीद के बेच सकते हैं अपन, अरे समझ में? जैसे कि ये जैसे मान लो HDFC बैंक है, ठीक है? तो ये जो है गाइस, ये देखो, ये है बिड और आस्क, देख पा रहे हैं आप? हाँ, ये और जूम नहीं हो सकता है एक्चुअली में। आप देखो एट ए टाइम आपको दिखेंगे ये लाइव शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं, अभी ये लाइव चल रहा है मार्केट गाइस, समझ रहे? ये वो लोगों की लिस्ट है लाल में राइट हैंड साइड में, जो लोग बेच रहे हैं, तो ये 1468.55 का बेच रहा है या उसका, और जो खरीदने वाले हैं वो लेफ्ट साइड में रेट डाल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखो, ये नंबर ऑफ ऑर्डर है और नंबर ऑफ शेयर्स है, कुल देखो 2,95,96,000 लोग खरीदने वाले हैं और 22,57,000 लोग बेचने वाले, लेकिन इससे ये कोई वैसा डेटा नहीं, अभी चेंज हो सकता है, ये हो सकता है, और कुछ लोग मार्केट रेट पे खरीदते हैं ना, समझ में आ रहा है? ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों ने ऑर्डर डाल दिया है कि मुझे बेचना है, जिनके पास है उन्होंने डाल दिया, ये उस प्रायोरिटी में है, प्राइस की प्रायोरिटी में, समझ में आ रहा है? जो बेच रहा है, तो जिसने सबसे कम डाला है, जो सबसे कम में बेचने वाला है वो सबसे ऊपर है, ऐसे खरीदने वाला का जो है वो जो सबसे महंगे में खरीदने तैयार है वो सबसे ऊपर है, और इस तरीके से उसकी पूरी लिस्ट चली हुई है। आप देखो देखते देखते 1 रुपए कम हो गया है ये, जैसे आ रहा है समझ में? ठीक है, तो कोई भी शेयर एट ए टाइम जो है वो खरीदा बेचा जा सकता है, जैसे ये बाटा इंडिया का है,
तो ये आज 106 रुपए बढ़ गया, 5% बढ़ गया है, मतलब क्लियर है? ठीक है गाइस, है ना? ठीक है, चलो गाइस, तो ये होता है आस्क और ऑफर। आस्क और ऑफर मतलब, आस्क मतलब जितने में, है ना, द लोएस्ट प्राइस एट विच ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटी, वो ऑफर है। द ऑफर इज हायर देन द बिड। जो बेच रहा है ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा में बेचना चाहता है, जो खरीदना चाहता है वो कम में खरीदना चाहता है। तो जैसे जैसे वो मिलते जाते हैं, ट्रांजेक्शन होते जाते हैं। ये लाइव एक्चुअली में लाखों लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे मार्केट में, जो ये सब ऑर्डर डाल रहा है। तो ये जो ऑर्डर दिख रहे थे आपको, ये हो सकता है कोई चेन्नई से डाल रहा हो, कोई गुजरात से डाल रहा हो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, जो बेचने की कोशिश कर रहे हो, जो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग डाल रहे हैं। जिनके रेट मैच होते जाते हैं वो ट्रांजेक्शन होते जाते हैं। तो हर सेकेंड लाखों और करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। किसने? इंडिविजुअल व्यक्ति ने कैसे कर लेगा बेटा? इतने इतने लाइव लेवल पर चलते हैं, तुम जब तक प्राइस बढ़ाओगे तब तक पतला बहुत नीचे चलेगी। वेट थोड़ी करेगा मार्केट। हर सेकंड देख रहे हो तुम कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अरे ऐसा दूसरा कि तुम एक ट्रांजेक्शन कर लो, एक ट्रांजेक्शन से तुमको लगता है कोई फर्क पड़ा? समझ रहा है? 1 करोड़ रुपए के शेयर किसी ने लाइव बेच दिए, खरीद दिए, प्राइस नीचे गई, फिर ऊपर आ गई। सारे लोगों की मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक थोड़ी ना चेंज होगा। तो वो लोग जो करते हैं एक्चुअली में मैनिपुलेशन, वो लोग ऑपरेटर कहलाते हैं। और वो लोग करोड़ों और अरबों रुपए से ये काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े, जैसे मान लो उनको गिराना है तो वो बेचते जाते हैं, कम कम प्राइस कर करके बेचते जाते हैं शेयर्स। तो जैसे जैसे वो बेचते जाएंगे तो वो नीचे आते जाएंगे। लेकिन ये देखो, पता चल जाए तो लीगल है, हाँ एक्चुअली में। लेकिन अगर कैसे प्रूव करना बड़ा मुश्किल है ना। मेरे पास शेयर है, मुझे नहीं लग रहा कि भैया बढ़ेंगे, मैं बेच रहा हूँ। मेरे दिमाग की इंटेंशन किसको पता है? समझ रहे? हाँ, अगर वो बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग दिख रही है प्रॉपर तो ऑब्वियसली बात है, फिर अलग मैटर है। करोड़ों, मतलब करोड़ों और अरबों रुपए की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और किसी शेयर के प्राइस वो करने। अदरवाइज छोटी कंपनी चुनो, छोटी कंपनी में इतनी ट्रेडिंग होती नहीं है। आ रहा है समझ में? इसलिए बड़ी कंपनी को लोग टारगेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंपनी के लोग भी तो फिर वो रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? ऑडिट, ऑडिट क्या है? चेकिंग। ऑडिट मतलब चेकिंग। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन का जो ओरिजिन हुआ था वही ऑडिट के कारण हुआ था। कंपनी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पैसे शेयर होल्डर्स के लगे हुए हैं। ये जितनी भी कंपनीज है इसमें पैसे शेयर होल्डर्स के लगे हुए हैं। और चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब भाई रिलायंस है तो रिलायंस में पूरा पैसा किसका लगा हुआ है? मुकेश अंबानी का नहीं, किसका लगा हुआ है? आम जनता का मैक्सिमम। क्लियर है? तो अगर उसने जो पैसे से वो कंपनी चला रहा है, अगर उसने गड़बड़ अकाउंट बनाए तो पैसा इधर उधर किया तो हर साल हर कंपनी को क्या करना पड़ता है बच्चे? ऑडिट। क्लियर है? तो होता है ऑडिट। बैड डेट्स क्या होते हैं? है ना, जो डेटर्स पैसे नहीं चुका रहे हैं वो क्या हो गए? बैड डेट्स। क्या है? क्लियर है? An account receivable becomes a bad debt when it is recognized that it won't be paid. Sometimes bad debts are written off when recognized. Clear है ना? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो जानते ही हो, है ना? चलो, बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? डिवेंचर जानते हो? डिवेंचर सुन, है ना? तो डिवेंचर जैसी होता है बॉन्ड। जनरली बॉन्ड शब्द तब यूज होता है जब गवर्नमेंट इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। ठीक है ना? तो जो आरबीआई वाला तुम लोग का लेक्चर हुआ था उसमें है ये एक्चुअली में, है ना? जब सरकार को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी होती है ना? क्योंकि मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है बताओ? सब कुछ महंगा हो जाता है, बहुत बढ़िया इन्फ्लेशन हो जाता है ना? तो सर इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन, कंट्रोल, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है?
है ना, मनी सप्लाई कम कर दो। मार्केट से मनी सप्लाई कम करने का क्या तरीका है? एक बहुत सिंपल सा है कि रेट बढ़ा दो, तो लोग जो है वो खर्च ना करके डिपॉजिट करेंगे, और लोन महंगा हो जाएगा तो बिजनेसेस लोन नहीं ले पाएंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो पूरा पैसा कहाँ जाने लग जाएगा? बैंक के पास। ये क्लियर है क्या? समझ आ रहा है ये? है ना? तो बॉन्ड जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट इशू करती है, बोलती है कि भैया ये खरीद लो और हमको पैसे दे दो, हम तुमको इंटरेस्ट के साथ दे देंगे 4-5 साल में। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो बॉन्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अगर आप खरीदते हो तो आप पैसे देते हो, और जिसके बेस पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? जैसे कि डिबेंचर या एमएससी, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, आप एफडी करते हो, आ रहा है समझ? ये सब मतलब कि काम से ही नहीं करते, सबके नाम अलग अलग और थोड़ा थोड़ा तरीका सबका अलग अलग है। क्लियर है? तो बॉन्ड को लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट बोला जा रहा है गाइस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म होता है ना? ओनर के नाम में रजिस्टर हो रहा है, या बेरर, बेरर मतलब कि हो सकता है कि ऐसा कागज हो जिसके पास है उसी का। आ रहा है समझ? इंग्लिश मूवीज में कुछ तुम देखोगे, बहुत सारे लोग जो चोरी वोरी करते हैं वो लोग ऐसे बॉन्ड्स में डील करते हैं, फिर कैश नहीं लेते, वो बोलते बॉन्ड्स ही हमको दे दो। वो बेरर बॉन्ड्स होते हैं, जिसके पास होंगे उसी के, वही उसका मालिक होगा। क्लियर है? इट्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ डेट पेएबल इन फ्यूचर। डेट, यहाँ पर गवर्नमेंट, अगर बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया है तो गवर्नमेंट उधार ले रही है। अरे समझ, तो ये मनी सप्लाई कंट्रोल करने का भी एक तरीका हो गया। क्लियर है? और क्या हो गया ये? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना का भी एक तरीका हो गया। कर दिया इंटर। ठीक है? द बॉन्ड शोज अमाउंट, द ड्यू डेट, और ये सारा कुछ। इसका मतलब तुम अभी जाकर के भी बॉन्ड या कुछ भी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो, सिंपली जैसे तुम एफडी करते हो। अरे सुन, तो इस तरीके के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में, मनी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? अकेला एफडी नहीं होता, आम लोगों को नॉर्मली सिर्फ एफडी पता होता है। क्लियर है? क्या पल्स? ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। सबसे मेन इसका पूरा जो है प्रैक्टिकल मार्केट में मैं बता दूं, पीएनबी गिल्ड्स करके है, समझ रहे? जो कि इसका काम मेनली देखती है। इंडिया में बॉन्ड मार्केट इतना बड़ा नहीं है अभी, यूएस वगैरह में बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है। चलो, तो मुझे इतना आइडिया नहीं होगा, मुझे नहीं है इसका आइडिया, है ना? ठीक है, चलो। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू क्या होती है? देखो, बुक वैल्यू इंडिविजुअल असेट भी हो सकता है बुक वैल्यू, और पूरे को पूरे बिजनेस की भी बुक वैल्यू हो सकती है। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है? जैसे कि कोई भी एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन जो आज तक का लग चुका है वो माइनस कर दोगे तो जो बची वैल्यू है क्या है? बुक वैल्यू। पूरे पूरे बिजनेस के एसेट और माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कर दोगे तो क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। बिजनेस की बुक वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? पूरे पूरे बिजनेस के एसेट और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो पूरे बिजनेस की बुक वैल्यू आ जाएगी। यानी बुक्स के हिसाब से भी कितनी वैल्यू इस बिजनेस की है, सारे एसेट ऐड करके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर दो। क्या ये क्लियर है गाइस? इसको शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं। Book value also means the value of asset recorded in the company's books or financial reports. Book value is often different than true value. It may be more or less. True value जितने में एक्चुअली किसी को लगता है कि इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो कागजों के हिसाब से उसकी वैल्यू दिख रही है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि ये जो एसेट है मैंने खरीदा ये 8,000 रुपए की, मैंने 8,000 रुपए की ये टेबल खरीदी। समझ में आ रहा है? इस पर डिप्रिसिएशन में 3,000 माइनस कर चुका हूँ, तो बुक में भी कितने की दिख रही है? 5,000। मैं एक्चुअल बेचने जाऊंगा तो 6,000 रुपए की दिख रही है मान लो, तो ट्रू वैल्यू तो 6,000 है, बट बुक वैल्यू कितनी होगी? 5,000। क्या ये क्लियर है? तो ट्रू वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू। क्लियर है? ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? इनकम और एक्सपेंस जब सेम होता है, जीरो प्रॉफिट नो लॉस में जब आप होते हो उसको बोलते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां सेल्स जो है वो एक्सपेंस के इक्वल है तो वो क्या है बच्चे? ब्रेक इवन।
अरे सर, सेल्स अबव द ब्रेक इवन, उससे प्रॉफिट होता है और उससे कम में लॉस। क्लियर है? ब्रेक इवन मतलब जीरो प्रॉफिट वाला पॉइंट, इसके ऊपर प्रॉफिट चालू होता है, इससे कम में लॉस हो रहा होता है। क्या ही क्लियर है? ठीक है ना? बजट क्या होता है? बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान। बिल्कुल सही। जो हम क्या करते, कब करते हैं? शुरू में। पूरे देश का बजट बनता है, बल्कि आने वाला है अभी फर्स्ट फेज, को पता है आपको? फर्स्ट फेज। हाँ हाँ, तो अभी आने वाला है बजट। तो बजट इज अ फुल फाइनेंशियल प्लान। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम कि वो आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में, लेकिन उसमें पॉलिसीज होती है कि 1 अप्रैल से क्या चलेगा। अरे समझ, किन किन चीजों पे टैक्स लगेंगे, पूरे देश का बजट है। और बजट में सिर्फ क्या होता है कि कैसे कैसे इनकम आएगी, कैसे कैसे खर्चा होगा। हर घर का मंथली बजट जो है वो बन सकता है। बहुत सारे लोग बनाते हैं अपने घर में बजट, समझ रहे? ठीक है, कि हमारा कितना कितना इनकम है और कितना कितना एक्सपेंस है, तो कितना बचेगा हमको लॉन्ग टर्म में, क्या क्या और खरीदना है, उस हिसाब से हमको कितनी सेविंग करनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो जो लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं वो लोग अपने घर में बजट बजट भी बना लेते हैं। क्या ये क्लियर है गाइस? बताइए। कंपनीज का बजट होता है, हर किसी का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का बजट होता है। ठीक है गाइस? अब बेर, बेर कौन होता है? ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो जो लोग बेच रहे हैं, क्योंकि जिन लोग को ये लग रहा है कि मार्केट तो नीचे जाएगा, हम उन लोगों को क्या बोलते हैं कि ये लोग बेर है, बेरिश। आ रहा है समझ? तो जो बंदा बेरिश है, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट तो नीचे जाएगा। समझ आ रहा है? और जो बुलिश है, इसका मतलब, समझ में आ रहा है? यानी अगर मान लो कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा अभी, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतने में खरीद लेता हूँ, उसका प्राइस तो और ऊपर जाएगा, इसका मतलब आई एम बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर। और अगर मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर बेच रहा हूँ, बिकॉज आई एम बेरिश ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर, कि वो नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है। अरे वो रेटिंग रहती है रे, स्ट्रॉन्ग में कुछ नहीं, वो अपने अपने हिसाब से रेटिंग देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ खरीद सकते हो, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं खरीद ही लो इस प्राइस पे, तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। रिकमेंडेशन है वो अलग अलग ब्रोकर्स की। These stock market players are pessimist. Pessimist मतलब they are expecting the market नीचे जाए. They expect share prices of that type of instrument to fall. In a bear market, the general sentiment is that prices are going to go lower. Majority of dealers will sell as quickly as possible for fear of holding shares, which diminish in value. क्या बोल रहा है? जो सेलर्स हो, जो बेच रहे हैं, जो अभी के अभी बेच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि और नीचे जाएगा तब खरीदेंगे। क्या है? क्लियर है? ठीक है ना? बेस प्राइस क्या होती है? रोज के दिन, रोज जो ट्रेडिंग डे होता है, ट्रेडिंग डे कब कब होता है? मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे। क्लियर है? सुबेरे 9:15 से बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। क्लियर है? ठीक है ना? बाकी प्री ओपन 9 बजे से चालू हो जाता है, और 3:30 के बाद भी 4 बजे तक ऑर्डर्स लगते रहते हैं उसमें। तो बेस प्राइस है हर दिन का ओपनिंग प्राइस। समझ में? द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कोई भी शेयर, कोई भी शेयर को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे मतलब कि आज का दिन जैसे शुरू हुआ है ना, जैसे मैंने आपको शेयर बताया, तो उस शेयर का आज का जो ओपन प्राइस होगा वो क्या है? बेस प्राइस। तो अगर वो बता रहा है कि वो 104 रुपए बढ़ गया है, या 10% बढ़ गया है, या 5% बढ़ गया है, तो वो कंपेयर किससे कर रहा है? आज के दिन के ओपनिंग प्राइस से। तो आज के दिन के बेस प्राइस से वो क्या कर रहा है? उसको कंपेयर कर रहा है। क्या ये क्लियर है? समझ आ रहा है? बास्केट ट्रेडिंग क्या होती है?
देखो पता क्या होता है, कुछ नहीं, बास्केट ट्रेडिंग कुछ नहीं होती। सुन ध्यान से, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ऐसे मैं ऑर्डर डालूंगा, एक शेयर देखूंगा, उस पर क्लिक करूंगा और उसको बाय कर लूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या होता है ना, बास्केट ट्रेडिंग क्या होती है कि मेरे को जो ट्रेडर ऐप है, समझ में आ रहा है, वो क्या बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप कल खरीदोगे ना, तो आज आप ऑर्डर डाल लो। तो मैं उसमें भरता जा रहा हूँ, मैंने पहले भर लिया उसमें कि मैं ये एसीसी सीमेंट खरीदूंगा इतने इतने रुपए में, ये रिलायंस खरीदूंगा इतने रुपए में, ये सबको मैंने उसमें भर दिया। समझ लो कि एक फॉर्म भर दिया मैंने कि ये खरीदना है, इतने रुपए में खरीदना है। समझ में आ रहा है? तो मैंने बास्केट बना ली, और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगले दिन ओके करूंगा, जैसे ही एक बार में सारे के सारे शेयर एग्जीक्यूट हो जाए, सारे के सारे खरीद जाएंगे, जो खरीदना है बेचना है सब एक साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको बास्केट ऑर्डर भी बोलते हैं। लेकिन बास्केट ट्रेडिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं, अलग अलग ब्रोकर और मार्केट में अलग अलग तरह से इस टर्म को यूज किया जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो बास्केट ट्रेडिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें इन्वेस्टर जो है वो 30, जितने भी सेंसेक्स के जितने भी शेयर है, तो ना एक बार में सारे के सारे वो खरीद सकता है या बेच सकता है। बास्केट वर्ड जो यूज हुआ है वो इसलिए यूज हुआ है कि एट ए टाइम आप खूब सारे टाइप के शेयर्स जो हैं वो एक बार में खरीद और एक बार में बेच सकते हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है बास्केट ट्रेडिंग। क्लियर है? समझ गए हो क्या? बोलो। ठीक है। बेयर मार्केट, अगर मार्केट में ये सिचुएशन बन गई है कि गिर रहे हैं बस रेट, तो हम उसको बोलेंगे कि अभी मार्केट बेयर हो गया है, मार्केट बेयरिश हो गया, ये बियर्स ने कंट्रोल कर लिया है मार्केट को। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो मार्केट इन विच स्टॉक प्राइसेस आर फॉलिंग कंसिस्टेंटली। ठीक है। बदला, बदला इज व्हाट, अदला बदली वाला बदला। समझ में आ रहा है? जिसमें कि मैं ट्रांजेक्शन को क्या कर रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं। ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा हूं, एक्सचेंज। अब समझो, कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट टू नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। देखो समझो, शेयर मार्केट में आपके पास पता है क्या ऑप्शन होता है कि आप ऐसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो जिनको डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है, जिसमें कि आप एक्चुअल में खरीद नहीं रहे हो। जैसे मान लो रिलायंस, मैं रिलायंस का एक शेयर खरीदूंगा तो वो 2 दिन लगते हैं मेरे अकाउंट में आ जाएगा, T+2 सेटलमेंट होता है। समझ रहे? तो मेरे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे आज, और 2 दिन के अंदर अंदर मेरे डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन फ्यूचर्स के कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें मान लो कि मैंने क्या बोला कि हाँ मैं इसके शेयर्स खरीद रहा हूँ। समझ रहे? वो ट्रांजेक्शन ऐसा होगा कि मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए या मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए। समझ रहे? उस 10 लाख रुपए से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे बंदे से किया है जो बेयर है, और मान लो कि मैं बुलिश। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो अब होगा ये कि ना मैं शेयर खरीद रहा हूं और ना वो शेयर बेच रहा है, हम लोग उसके रेट पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो रिलायंस का शेयर चल रहा है 2500 का, कितने का चल रहा है, 2500। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2500 से ऊपर जाएगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है क्या कि 2500 से नीचे जाएगा। मार्केट में आप देख नहीं पाते कि आप किससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको बस रेट दिखता है और आपके पास बस शेयर्स या वो सब आ जाता है। फ्यूचर्स करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शंस करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें कि आपने अगर मान लो कि वो है ना 10,000 यूनिट्स उसके वो किए, तो इसका मतलब 10,000 यूनिट्स पे आप बोल रहे हो कि 10,000 यूनिट्स पे 2500 का रेट आपने परचेस किया है, और उसने 2500 का रेट बेचा है। अब होगा ये कि एक्चुअल मार्केट में अगर वो 2505 हो गया, मैंने कितने यूनिट्स परचेस किए थे 2500 पे, 10,000, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए वो मुझे दे देगा। समझ में आ रहा है? ना उसने शेयर बेचा ना मैंने खरीदा, एक तरीके से उसके रेट पे हमने सट्टेबाजी कर ली।
ये एक्सचेंज में अलाउड ट्रांजेक्शन है। अगर आप प्राइवेट मार्केट में इस तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन किसी के साथ करते हो तो इट्स इलीगल, स्पेक्युलेटिव और उसमें आ जाता है, वेजरिंग में आ जाता है। पर स्टॉक मार्केट में ये अलाउड है। समझ आ रहा है क्या बात चल रही है? यानी कि मैंने मतलब ये मान लो कि मैंने खरीदा, रेट परचेज किया, ठीक है, तो अब मैं रखा रहा हूं कि नहीं नहीं बढ़ेगा। अब सामने वाला बोल रहा है कि वेस्ट हो गया, देखो नहीं बढ़ा, मैंने कहा नहीं नहीं कल बढ़ेगा, नहीं नहीं परसों बढ़ जाएगा, तो अब मैं सेटल ही नहीं कर रहा। इसलिए एक्सचेंज ने क्या कर रखा है कि जो इंडेक्स के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको उनके वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब हर वीक वो सेटल होंगे। हर वीक वो सेटल होने का मतलब ये है कि आपने मान लो, अच्छा, और स्टॉक्स जो रहता है ना, उनमें जो डेरिवेटिव रहते हैं उनमें मंथली एक्सपायरी, यानी मंथ के लास्ट थर्सडे, मंथ के लास्ट थर्सडे में, और हर थर्सडे जो है वो एक्सपायरी होती है। क्लियर? वही उन कॉन्ट्रैक्ट्स की, फ्यूचर्स और ऑप्शंस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। इसका मतलब समझो क्या होता है कि मान लो मैंने 2500 का रेट खरीदा, तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऊपर जाएगा। मान लो कि आज वो नीचे चला, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेटल थोड़ी करता, मैं बैठा ही कि नहीं नहीं वो जाएगा जाएगा। लेकिन इस वीक के थर्सडे को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। सेटल करने का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट बन रहा है पे करना। अगर इस वीक के एंड में मैं इसको सेटल नहीं करूँ, मैं बोलूँ मैं इसको अगले हफ्ते ले जाना चाहता हूँ, उसको अगले हफ्ते, दैट इज बदला। ये बात समझो पहले जो मैंने बताई है कि सब कहानी बिछा करके यहाँ तक लाया हूँ, आ रहा है समझ? क्योंकि मुझे ये बताना था इसलिए मुझे वो सब बताना पड़ा। हाँ, थर्सडे तो एक्सपायरी होगी, फिर फ्राइडे से फिर नया स्टार्ट। जैसे आज फ्राइडे, तो आज की एक्सपायरी कब होगी, अगले थर्सडे। और स्टॉक्स की एक्सपायरी कब होगी, मंथ के लास्ट थर्सडे। नहीं तो आप देखो, सुनो, एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट होता है ना, उसमें इंडिविजुअली 2-3 मार्केट होते हैं। तो 2 मार्केट अपन मान के चलें तो एक होता है कैश मार्केट और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। ये जो पूरा मैंने आपको बताया ये कौन सा है, डेरिवेटिव मार्केट। ये बहुत रिस्की है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि 10 मिनट में आपके 10-5 लाख रुपए निकल जाए। समझ में आ रहा है? इस तरीके का ब्रिटल मार्केट रहता है, जबकि एक्चुअल कैश मार्केट कैसा रहता है, अरे यार सुनो सुनो, ठीक है। तो अब कैश मार्केट क्या होता है, जिसमें कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ। अब एक्चुअल शेयर जब तुम खरीदते हो तो उसके तो प्राइस गिर गया, तुम रखे रहो कि कभी जब बढ़ जाएगा तब मैं बेच दूंगा। तो वो होता है कैश मार्केट, जिसमें एक्चुअली में आप शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो। उन शेयर्स के प्राइसेस को लेकर के पूरा डेरिवेटिव मार्केट जो है वो बना, एफएनओ मार्केट बोलते हैं इसको, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो द कैरी फॉरवर्ड is done at the making up price, which is usually the closing of the last day. बदला ट्रांजेक्शन attracts the following payments या चार्जेस। देखो, अगर आप अगले हफ्ते उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब या तो आपको नुकसान हो गया है और या तो फिर आपको प्रॉफिट हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और प्रॉफिट होगा, तो आप बदला वाला ट्रांजेक्शन करते हो। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट उसमें करना है तो आपको कुछ मार्जिन मनी देना पड़ेगा, और हो सकता है कि बदला के कुछ चार्जेस लगे। जैसे अभी प्रैक्टिकली फ्यूचर्स का उसको बोलते हैं रोल ओवर, 5,000 रुपए लगते हैं उसके।
आ रहा है समझ में? अगर कोई फ्यूचर्स का ट्रांजेक्शन तो रोल ओवर करता है, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? और दूसरा कि आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल नुकसान है उतना आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, नहीं तो भाई तुमको पता चला 10,000 का नुकसान हो रहा है, तुम्हारे अकाउंट में 5,000 है तो तुमने नहीं दिए तो वो तुम्हारा मार्जिन उतना होना चाहिए, तब जाकर के तुम ट्रांजेक्शन कर पाओ, नहीं तो नहीं कर पाओ। ये क्लियर है क्या? वो इसीलिए ना कि भैया आपके पास मार्जिन नहीं बचा तो आप अपने शेयर्स बेचो। वो इंट्राडे देखो कर सकते हो, करने को तो कुछ भी कर सकते हो ना, तो इंट्राडे टाइप की चीजें जो है वो कहलाती है। आ रहा है क्या समझ में? इंट्राडे कि आज खरीदे, देखो क्या होता है ना, ट्रेडर जो है वो बोलता है कि भैया मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 1,00,000 रुपए है, लेकिन मुझे लग रहा है यार ये शेयर में बहुत फायदा है, ठीक है, और जितने क्वांटिटी में मुझे खरीदने हैं तो 6,00,000 रुपए में आएंगे, तो ट्रेडर बोलता है खरीद लो कोई दिक्कत नहीं, 6,00,000 रुपए के शेयर खरीद लो, लेकिन 6,00,000 रुपए के खरीदने के लिए आज के आज ये बेचने भी पड़ेंगे। तो अब क्या होता है ना कि कोई भी शेयर का प्राइस ऐसा नहीं होता कि मान लो 2,500 है तो वो 2 रुपए आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हार्डली उसमें 2-5 रुपए हो सकता है कि 50-100 तक के मूवमेंट आ जाए, तो उतने का मार्जिन कैलकुलेट करके वो लोग क्या करते हैं कि भैया 1,00,000 रुपए तो बहुत है, 1,00,000 रुपए में आप लगभग 8,00,000 रुपए के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो आप 8,00,000 रुपए के शेयर खरीद लो, लेकिन डे एंड होने से पहले पहले आपको वो बेच देने पड़े। ये इंट्राडे ब्रोकर बेच देगा आपके, समझ में आ रहा है? उसमें एक टाइम डिसाइड होता है, जैसे 3:30 है तो 3:25 पे वो आपके बेच देगा। म्यूचुअल फंड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। म्यूचुअल फंड एक ऐसी एंटिटी है जो लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल सही, वो एक्चुअली में ब्रोकर ही, समझ में आ रहा है? हाँ मतलब जो आप करते हैं उसमें आज तो बाद में जैसे आपने देखो, अगर मैंने इंट्राडे में 1,00,000 मेरे अकाउंट में मार्जिन है तो फिर ब्रोकर ही वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर देता है मेरे अकाउंट में, यानी आपको वो होल्ड करने नहीं देगा, क्योंकि आपके पास उससे पैसे ही नहीं है, आप डिलीवरी के शेयर की आपको आपके पास पैसे नहीं है, तो 5 मिनट पहले उसका कुछ टाइम रहता है कि 3:15 बजे या 3:25 को वो बेच देंगे, आप उसको वेयर ऑफ कर लो, नहीं तो फिर वही बेच देंगे। लॉस में जा रहा तो लॉस में जा रहा, तो ऑब्वियसली बात है, तो होता ही बात है। हाँ कभी भी कर सकते हैं, हाँ कोई भी कभी भी कर सकता है दिन भर में, ठीक है। ब्लू चिप किसको बोलते हैं? जो हर सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जैसे रिलायंस है, जैसे विप्रो है, टाटा है, ये सब जो है इनको क्या बोला जाता है? ब्लू चिप कंपनी। देखो स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 6,500 कंपनीज लिस्टेड है, आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? लेकिन ब्लू चिप कितनी 50-100 ब्लू चिप होंगी हार्डली, समझ रहे हैं? इनको हम क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी जो है वो लिस्ट होती है। क्लियर है? प्राइवेट लिमिटेड तो लिस्ट हो ही नहीं सकती, ये जो पूरी कंपनी है ये सब पब्लिक लिस्ट है। हाँ बेटा नहीं, ब्लू चिप जनरली एक टर्म कॉइन किया गया है लोगों के द्वारा कि यार ये ब्लू चिप कंपनी मतलब ये बहुत बड़ी है, ये कोई लीगल टर्म ऐसा नहीं। क्लियर है ना? तो जिसका अर्निंग का डिविडेंड का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो वो जनरली ब्लू चिप कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, उनके शेयर्स बहुत हाई प्राइस में रहते हैं जनरली, समझ, और इनमें प्राइस का चेंज भी जो है वो बहुत हेवी नहीं होता। जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, उनके शेयर एकदम से बहुत बढ़ सकते हैं, एकदम से बहुत गिर सकते हैं। आ रहा है क्या समझ में? जो बहुत बड़ी कंपनी है उनके साथ ऐसा नहीं होता। बीटा, व्हाट इज बीटा? देखो बीटा मतलब समझो, जैसे मान लो ठीक है कि मेरा बेटा है ना, अर्जुन। अरे नहीं नहीं, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, वो बेटा नहीं है। एक एग्जांपल दो,
ठीक है, कि भाई मेरे नेचर से चीजें मिली हैं उसको मान लिया, ठीक है ना। तो मान लो कि मुझे अगर मान लो कि किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, तो मुझे जो गुस्सा आता है, मान लो अपन उसको नापे, तो मुझे 10% गुस्सा आता है, तो उसको 20% गुस्सा आता है। अरे सर, या जितना मुझे गुस्सा आता है एग्जैक्टली उसको ही उतना गुस्सा आता है, या मुझे जितना गुस्सा आता है उसको आधा ही गुस्सा आता है। समझ आ रही है बात? तो मुझसे कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरा बीटा 1 है, तो अगर उसको मुझसे डबल गुस्सा आता है तो उसका बीटा 2 है। आधा आता है तो उसका बीटा 0.5, अगर उसको उतना ही गुस्सा आता है तो उसका बीटा भी 1। तो हम हर शेयर का जो वोलेटिलिटी है, कि वो कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, चेंजेस किस लेवल के होते हैं, कितना वॉलेटाइल है, उसकी वोलेटिलिटी हम मार्केट से कंपेयर करते हैं और हम हर शेयर का बीटा बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं मान लो कि इस शेयर का बीटा 2 है, इसका मतलब मार्केट अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, मार्केट 1% अप जाएगा ये 2% अप जाएगा, वो होता है उसका बीटा 2 है, क्योंकि वो मार्केट से दोगुने रेट पे होता है। ऐसा सेम नीचे साइड पे, कि मार्केट 1% घुसा तो ये वाला शेयर 2% घुस जाएगा, तो उसका बीटा 2 है। नहीं आ रहा समझ? तो बीटा बेसिकली स्पीड बोल सकते हो, स्पीड इन कंपैरिजन विद मार्केट, इन कंपैरिजन विद मार्केट। बीटा को इलास्टिसिटी भी बोला जा सकता है। क्लियर है ना? तो मूवमेंट ऑफ होल मार्केट और मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक के बीच में क्या होता है, ये रिलेशन बताता है। समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा मार्केट कैसा मूव हो रहा है और एक पर्टिकुलर शेयर कैसा मूव हो रहा है। तो पर्टिकुलर शेयर का बीटा होता है और मार्केट का बीटा 1 होता है। तो चाहो तो लिख लो, है ना, मार्केट बीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ना, बिड मतलब जितने में मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं ऐसे ऑर्डर डाल देता हूँ। मान लो कि मार्केट में चल रहा है 178 और मैं उसमें डाल दिया कि मैं 177 में खरीदना चाहता हूँ, तो मेरा ऑर्डर डाला रहेगा। मैंने बोला कि 1000 शेयर 177 पे खरीदूंगा। अब क्या होगा, अगर शेयर का प्राइस 177 पे आया तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई बेचने वाला मिल जाएगा 177। मान लो 178 से 179 में 180 चलेगा तो मेरा ऑर्डर पड़ा रहेगा, क्योंकि प्राइस उस पर आए नहीं तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मान लो कि मैंने बोल दिया मार्केट ऑर्डर, तो उस समय जो भी प्राइस चल रही होगी, जो भी बेचने वाला हो, उस पर मेरा ऑर्डर चलेगा एग्जीक्यूट। हाँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो ट्रांजेक्शन हो गया। जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो तब तक वो ऑफर है, मतलब ऑफर वापस ले सकता हूँ, मैं कैंसिल कर दूं कि नहीं खरीदना। एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं हो सकता है। क्लियर है? ब्रोकर ब्रोकरेज फर्म मैंने बताया आपको, जैसे कि जीरोधा और ये सब जो है, सब क्या है, ब्रोकरेज। रजिस्टर्ड सिक्योरिटी फर्म, रजिस्टर्ड याद रखना, है ना, ठीक है, बट दे चार्ज अ कमीशन फॉर देयर सर्विस। बुल मार्केट, मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं तो बुल मार्केट हो गया। बिजनेस डे, मंडे टू फ्राइडे आर बिजनेस डे, पब्लिक हॉलीडेज में नहीं होता, जैसे कल 26 जनवरी थी, कल नहीं परसों, तो क्या था, ऑफ था, 2 अक्टूबर ये सब ऑफ था। क्लियर है ना? बोनस, बोनस शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। एक वर्कर को बोनस मिलता है उसकी बात नहीं, हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। किसी कंपनी ने 100 शेयर इश्यू कर रखे हैं और उसके पास खूब एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और उसको डिविडेंड नहीं बांटना है, उसको लग रहा है कि अरे यार चलो इसको शेयर कैपिटल में ही तब्दील कर देते हैं। पढ़ेंगे अपन लोग, समझ में आ जाएगा, तुम लोग को कोर्स में आइडिया लगेगा। तो कंपनी ने 100 शेयर के 200 कर दिए, जिसके पास भी एक शेयर था उसको एक शेयर एक्स्ट्रा दे दिया। इससे कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं किसी के पास,
क्योंकि कंपनी की वैल्यू अच्छी है। कंपनी ने मतलब पहले 100 कागज छाप के बांटे थे, उसने 100 कागज और छाप दिए, तो अब तुम्हारे पास 1 के 2 हो गए बस कुल मिलाकर, लेकिन कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ जाए। हाँ बेटा, किसका प्राइस? हाँ, कायदे से ऐसे ही होना चाहिए, बाकी लेकिन वो डिमांड सप्लाई पे तय होता है, यानी जरूरी नहीं है कि वादा हो, और कम हो सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो तो अभी अपन इतना ही करते हैं, है ना। बहुत सारे टर्म है ना, इसको हम करेंगे कल, तो अभी BCR को करना है। मैं इसका भी टाइम कर देता हूँ अलग, तो अपनी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी थोड़ी। तैयार हो सब लोग? तो अच्छा, अगर अपन रात को पढ़ेंगे तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो फिर वो सब्जेक्ट कौन सा है जो तुमको सबसे सूटेबल रहेगा ऑनलाइन? ये सर, ये 3-4 दिन लगेंगे इसको, हो सकता है। सर वो टाइम नहीं सर, वो भी कवर हो जाएगा। बोलो, मुझे कोई दिक्कत टाइम वैल्यू मैं पढ़ाऊंगा सर क्या? अच्छा है वो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली में मतलब देखो, पता वो ना इजी है, उसको ना तुम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्चुअल चलता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मैं फॉर्मूला बेस्ड चलने लग रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को सब कॉन्सेप्ट नहीं पता। अपन करते हैं पहले इसको करना है, तो इसको अपन इवनिंग में डेली बेसिस पे कंटिन्यू करें। ये पहले कर लेंगे, क्या इसको छोड़ के टाइम वैल्यू पहले कंप्लीट करें? अरे तो मैं तुम लोग का कंफर्ट पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए ज्यादा क्या होता है ना कि ऑनलाइन में फिर घर में बैठे हो, मन नहीं लग रहा, तो फिर वो सब दिक्कत है ना। मुझे लग रहा है कि मैथ्स ठीक रहेगा टाइम वैल्यू, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तो वो एटलीस्ट कुछ एक्शन रहेगा ना उसमें। मार इसको एक टपली मार। चलो क्लियर है ये? अभी प्रैक्टिस है तुम लोग की।